आज एक नई शुरुआत का दिन है। आज टीवी इतिहास में एक नए कीर्तिमान का दिन है। 17 साल से न सिर्फ आज तक देश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल रहा है, और वो है स्टडी विद मिस एंजू। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आई होप आप लोग इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं ना, उससे पहले अगर हम खुद से पढ़ लेना तो वो ज़्यादा समझ में आता है, उसके बाद अगर किसी टीचर से हेल्प ले तो ठीक है। तो आप सब ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक रीडिंग मारने के बाद उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और रही बात ये ऊपर रशीदास क्वेश्चन की, तो इसको हम ना भी पढ़े तो भी चलेगा, ये जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लास 6 के स्टूडेंट है, ताकि उनको और इंटरेस्टेड लगे। बट इस वीडियो को आई होप जो बहुत ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो पूरी तरह से भूल गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये ज़रूरत नहीं है कि ये सब पढ़े, तो वो ऐसे भी समझ सकते थे। इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर नेम इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो क्या हुआ था ये अब हम पता लगाएंगे। येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. What can we know about the past? There are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो किस घर में रहते थे, कैसे रहते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे हंटर्स का लाइफ कैसा था। हंटर्स बोले तो जो हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं। तो हंटर्स, हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन मीन्स ओके, एंड प्रेस्ट मीन्स पुजारी, क्राफ्ट पर्सन्स यू नो वेरी वेल, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन। तो इन लोगों का लाइफ कैसा था हम बहुत सारी स्टोरीज से पता लगा सकते हैं। और वो उस टाइम के बच्चे जो थे, बहुत हज़ारों साल पहले, वो क्या खेलते थे, कौन सा गेम। ऑफकोर्स बच्चे हैं तो खेलते ही होंगे। और हमारे अभी के प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है, वो जो पिछले बहुत सालों से चलता, पहले जो हुआ था वही सब अभी चलता आ रहा है। तो अभी के बच्चे खेलते हैं तो वो भी खेलते होंगे। हाँ, अभी जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी बच्चे हैं बहुत, वो उनको खेलने से ज़्यादा आज के बच्चे को मोबाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो ना भी खेले तो भी चलेगा, पर उनको फ़ोन ज़रूर हाथ में चाहिए। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले के बच्चे खिलौने पे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको था। So next, where did people live? Find the river Narmada on map 1, page 2. Okay, so page 2 is, so this is page 1 and we will go on this page 2. So they are saying that we have to find Narmada. So here Narmada is, wait. मुझे मिल क्यों नहीं रहा है नर्मदा। मेरे चश्मे का पावर थोड़ा बढ़ गया है। गैरो हिल्स, रैंक, सन, त्रिपुरा, तुंगाभद्रा, वेस्टर्न घाट्स, Narmada. So this is Narmada. So they said that we have to go there. Okay. Find the river Narmada on map 1, page 2. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years.
इसका मतलब क्या है ना, बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब दिस रिवर मीन्स क्या, इसका मतलब ये नहीं कि नदी के पास में एक बैंक बना हुआ था वहाँ पे सब रहते थे, नहीं। पहले मैं जब छोटी थी तो मुझे भी यही लगता था कि नदी के पास में जो बैंक बना है वहाँ जो लोग रहते हैं उसको बोलते हैं उसी उसी को बोला जा रहा है बैंक्स ऑफ दिस रिवर, नहीं। तो वो जो रिवर है, तो रिवर के पास में जितना भी इलाका होता है, जितना भी जगह होता है, एरिया, उसको बोलते हैं बैंक्स ऑफ दिस रिवर। उस साइड में जो भी लोग रहते हैं वहाँ, तो ऐसे जगह को बोला जाता है बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग दिस बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बहुत हज़ारों साल पहले लोग यहीं रहते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसके पास ज़्यादा मतलब सबसे पहले लोग रहते थे। सो यू कैन राइट दैट, इफ इन दैट ऑप्शन नर्मदा रिवर इज देयर, सो you can choose that option. Some of the earliest people who lived here were skill gatherers. Gatherers उसको बोलते हैं जो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जैसे कि फूड, रहने के लिए जो कलेक्ट करते हैं। So some of the earliest people who lived here were skill gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forests produced for their food. तो मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे ना, नर्मदा रिवर के पास, तो उन लोगों को वहाँ पे बहुत सारे लोग गैदरर्स थे। गैदरर्स मतलब क्या, जो फूड कलेक्ट करते हैं। तो उन लोगों को उनके आसपास में जितने भी सारे पेड़ रहते थे, तो उनको वो पता होता था कि कौन सा पेड़ किस टाइप का किस सीज़न में होता है, किस सीज़न में नहीं होता है। और वहाँ से वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स, ये सब कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल भी हंट्स करते थे। अब हमें क्या करना है, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स फाइंड करना है नॉर्थ वेस्ट में। सो देखो, फाइंड करते करते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये गाइस आप लोग भी कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो सुलेमान एंड किर्थर हिल्स ये पहाड़ी इलाका है जो नॉर्थ वेस्ट की साइड में है, ठीक है। देखो नॉर्थ वेस्ट साइड क्या होता है ना, साइड तो 4 ही तो होता है, सॉरी यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 साइड्स होता है, पर नॉर्थ वेस्ट उसको बोलते हैं ना, नॉर्थ और वेस्ट के मिडिल में जितने भी एरिया आते हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो वहाँ पे जो ये 2 पहाड़ है, सम ऑफ दिस एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। तो हमेशा याद रखना, ये मेन पॉइंट्स है, इसको आप नोट्स बनाते वक्त ये ऐड कर सकते हो। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स के पास में, वो कहाँ था ये दोनों हिल, नॉर्थ वेस्ट के पास। तो उस तरफ में जो एरियाज़ है वहाँ पे वुमेन और मेन सबसे पहले क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किए। क्रॉप्स मतलब क्या, व्हीट, बार्ली, ये सब, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। तो वो वहाँ के लोग कौन से एनिमल्स को, रेयरिंग मीन्स यू कैन से दैट होम वी कैन डोमेस्टिकेट, और जिसको हम पाल सकते हैं, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये सारे जानवरों को वो लोग पालते थे और गांव में रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया मतलब क्या, इंडिया के बीच में ये विंध्यास पड़ेगा, सेंट्रल मतलब बीच में, एंड गैरो हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। अभी जो हमने पढ़ा सुलेमान एंड किर्थर हिल्स वो कहाँ था, नॉर्थ वेस्ट में, और ये है नॉर्थ ईस्ट में। तो गैरो हिल्स की तरफ क्या था, देयर वेर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर नाउ वी विल गो इन पेज 3। सो एग्रीकल्चर डेवलप्ड। सो वहाँ पे गैरो हिल्स के पास में कुछ एरियाज था जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से मतलब वहाँ डेवलप्ड होता था। एग्रीकल्चर यू कैन से दैट वीट, बार्ली, दैट ऑल थिंग्स दैट वी ग्रो, दैट ऑल क्रॉप्स, ओके। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब विंध्यास के नॉर्थ की तरफ में, मैंने नॉर्थ ईस्ट कहा ना, नॉर्थ वेस्ट, मैं कह रही हूँ नॉर्थ की तरफ में। तो नॉर्थ की तरफ में जो भी प्लेसेस थे वहाँ पे राइस पहली बार ग्रोन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज are so what is tributaries here written in bracket, you can see tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Tributaries उसको बोलते हैं ना जो छोटा सा नदी रहता है वो बड़े नदी में जाकर मिलता है, उसको बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि इंडस रिवर को मार्क करो एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और आसपास के जितने भी रिवर्स हैं उनको। तो वहाँ पे क्या था ना, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। इस नदी के पास में जितने भी सारे सिटीज़ हैं ना, नए नए शहर वो बनना स्टार्ट हुए। ये देखो, ये जो ईयर लिखा है ये हमारे किसी काम का भी है नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो हमें अभी इसका डेट फिक्स याद करना पड़ेगा। 2500 ईयर्स अगो ये सब तो आएगा नहीं, तो इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है।
ये जस्ट समझाने के लिए है। सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। समुद्र के किनारे पे भी बहुत सारे सिटीज़ बने थे और गंगा नदी के साइड में भी, ठीक है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। वेट, मुझे लगा मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं तब से बके जा रही हूँ। थैंक गॉड कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें गंगा को लोकेट करना है और वहाँ गंगा में जाके देखो, जो मैप है, मैप में गंगा रिवर शो किया हुआ है, उसके आसपास में जितने भी ट्रिब्यूटरी, मतलब उसको बोलते हैं रिवर, जो उसके पास रिवर होता है, जो छोटे नदी से मिलकर बड़े में मिलता है, याद रखना। तो उसमें से एक है सन, ठीक है, बेटा वाला सन नहीं, ये रिवर वाला सन है। इन एंशियंट टाइम्स, मतलब उस वक्त क्या था, द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। इस टाइम में जो एरिया था ना इस रिवर से जुड़ा हुआ, जो साउथ की तरफ होकर गंगा में जाता था, गंगा की तरफ से जो साउथ में ये जो रिवर है, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में, ये रिवर के आसपास में जितना भी एरिया था उसको बोलते थे मगध, जो कि बहुत फेमस है। इट्स रूलर्स वॉज वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो यहाँ के जितने भी रूलर रहते थे ना, जो राज्य करते थे, रूलर जो राज्य करते उनको बोलते, ठीक है। तो उनका बड़ा बड़ा राज्य था, किंगडम। तो किंगडम्स वर सेट अप अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो उन लोगों का राज वहाँ तो था ही, पर वो लोग अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे दूसरे कंट्री पे भी अपना राज्य जमा कर रखते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है। तो लोग क्या है, एक जगह से दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में भी जाते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स including the Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at times and but never impossible। तो वहाँ उस टाइम में जो पहाड़ था ना, ऊंचा ऊंचा माउंटेन्स, पहाड़, तो ये डेजर्ट्स, तो बालू वाले इलाके पे चलना कितना मुश्किल होता है, आप लोगों को पता है ना। अगर हमारे आसपास में जो बिल्डिंग बनता है उसके लिए अगर बालू रास्ते में भर जाता है तो हम उस पर ही चल नहीं पाते, कितना प्रॉब्लम होता है। या फिर जो शहर में रहते हैं वो गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादातर ज़मीन ऐसा ही होता है, तो वहाँ कुछ कुछ ज़मीन वैसे ही होता है, तो वहाँ भी चलना मुश्किल होता है उनके लिए जो यहाँ शहर में रहते हैं। तो जब इतने से बालू में प्रॉब्लम होता है तो सोचो जो डेजर्ट में रहते हैं वो लोग कैसे चलते होंगे। हाँ, वो लोग आदत हो जाता है तो वो कोई भी इंसान रह सकते हैं किसी भी जगह में, बट जो नए जगह में जाएंगे चेंज करके, जो अचानक से वैसे जगह में जा रहे हैं, उनके लिए रहना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे जो ऐसा डेजर्ट इलाका था जहाँ पे रिवर्स है, सीज है, बहुत सारा, ये सब जितना भी इलाका, इसको पार करके किसी दूसरे कंट्री में जाना उन लोगों के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होता था, बट इम्पॉसिबल नहीं, मतलब वो लोग फिर भी जाते थे। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब क्या, क्यों जाते थे, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए नहीं जाते थे या स्टेटस डालने के लिए नहीं, हाँ, वो लोग जाते थे लिवलीहुड, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, ताकि वो लोग जिंदा रह सके। तो अब उनको, जैसे आजकल हम लोगों को कुछ खाने का मन करता है, हम क्या करते हैं, नहीं जाते हैं तो ऑर्डर कर देते हैं स्विगी से, डोमिनोज से खाना, या फिर अगर जिनके पास पैसा कम है, जो डिलीवरी चार्जेस नहीं दे सकते, खाने के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं, चल जाते हैं दुकान कितना भी दूर हो। पर ये तो होता है एक्स्ट्रा फूड, इन लोगों का इतना एक्स्ट्रा फूड नहीं था, ये लोगों को खाना मुश्किल से मिल जाए, फल मिल जाए, जो भी मिल जाए वो लोग खा के कैसे भी अपना जीवन चलाते थे। तो ऐसे टाइम में तो इनको कैसे भी जाना ही पड़ेगा, वो मर तो नहीं सकते बिना खाए, तो वो लोग कितना भी डेंजरस हो जाते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लूड और ड्रॉप्स। और कभी कभी तो इन लोगों को ना अपना जो ये लोग जिस जगह में रहते थे उन लोगों को वो जगह चेंज करना पड़ता था, बाढ़ आता था या फिर भूकंप, तो इसके वजह से उन लोगों को अपना एरिया चेंज करना पड़ता था। उन लोग अगर पहले से समझ जाते थे हाँ आने वाला है तो चेंज करना पड़ता था वो जगह, ठीक है। कभी कभी बारिश होता है तो हमें पता ना होता है ना इस इलाके में ज़्यादा बाढ़ आता है तो हम क्यों रहेंगे वहाँ, तो हम वहाँ से चल जाएंगे, तो वैसे ही वो लोग भी करते थे। समटाइम मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स। तो कुछ लोग क्या है ना, कुछ आदमी जो थे वो आर्मीज के साथ मिल जाते थे दूसरे लैंड को कब्जा करने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवान्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और देखो पहले के ज़माने में क्या था कि कार नहीं था, बस नहीं था, ट्रक नहीं था, ये सब नहीं था, ट्रेन नहीं था, जितना भी सारा व्हीकल्स होता है वो सब नहीं था। तो उस टाइम में सब एक सामान को दूसरे जगह कैसे लेकर जाते थे, जितने भी मर्चेंट्स मीन्स बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे हैव, ओके, इट जस्ट नॉट ओनली वी कैन से दैट अ बिजनेस मैन,
वॉट एवर ही हैव बिजनेस दैट पर्सन इज कॉल्ड मर्चेंट। तो उस टाइप के लोग क्या करते थे, ट्रैवल विथ कारवांस और शिप। तो उस टाइम शिप से जाते थे और कारवांस से जितना भी वैल्यूएबल गुड्स, मतलब बहुत कीमती सामान जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ये दो तरीके से जो लोग ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. तो और जो टीचर्स थे, रिलीजियस टीचर्स, वो मतलब कि वो लोग कैसे जाते थे, क्या क्यों जाते थे, वो लोग जाते थे अपने नॉलेज को सबको बांटने के लिए, ताकि लोगों को इन सब के बारे में और पता चले, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में। तो वो लोग भी जो कैसे जाते थे, ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड, तो हाँ, नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए भी जाते थे और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ऐसे करके लोगों में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बटा। लुक एट मैप 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. Wait. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. देखो, जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो बहुत सारा हिली एरिया था, माउंटेन्स एरिया, और फ्रंटियर्स मतलब सीमा, तो उनको पार करके जाना इन लोगों के लिए बहुत खतरा होता था और मुश्किल का काम होता था। पर जो एक बार पार कर लेते थे वो क्या करते थे, वो इसी जगह में बस जाते थे, वहीं रहने लगते थे। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. देखो, तो एक जगह से दूसरी जगह जब ये लोग जाते थे तो क्या होता था, चीज़ें भी शेयर होता था। मतलब जैसे देखो, अभी हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में। अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे, मतलब किसी और कंट्री में जाएंगे, वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कोई भी जगह, तो हम वहाँ की कल्चर को देखेंगे, तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे वाले से उन लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ये लोग भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये लोग भी कुछ सीखते थे और इनसे भी बहुत लोग बहुत कुछ सीखते थे। जैसे म्यूज़िक हुआ, कुकिंग हुआ, ये सब। ओके, नेम्स ऑफ द लैंड। 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री। 2 वर्ड है जो हम लोग अपने कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, वो इंडिया एंड भारत। देखो, हम लोगों को जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है तो मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। ओके, थोड़ा जल्दी पढ़ाती हूँ, आप लोग समझ जाना, समझने की कोशिश करना। 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर कंट्री। देखो, 2 वर्ड हम अपने कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। इंडिया वर्ड जो है ना, वो कहाँ से आया था, एक नदी, एक है रिवर है। वेट, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस एंड सन। देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंधु, बट ये नहीं लिखा कि ये है क्या। ओके, तो सिंधु एक रिवर है, इसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं और ऐसे इंडस बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में। तो ये जो इंडस वर्ड है ना, इसी से इंडिया निकल कर आया है, इंडिया वर्ड। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranian and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and we are familiar with the Indus. ईरानियन और ग्रीस वर्ड निकालो एटलस में। वो देखो, ये लोग जो थे ना, यहाँ के लोग, इंडियन, ईरानियन और ग्रीक्स, ये लोग जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे बहुत साल पहले, और वो लोग बहुत फैमिलियर थे, मतलब मिलजुल के रहते थे इंडस के साथ, ठीक है, यानी हम लोगों के साथ। तो इसको ये हिंदूज भी बोलते हैं और इंडोज भी बोलते हैं। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और ईस्ट के साइड में जो इलाका है उस रिवर के, तो उसको बोलते हैं इंडिया। और भारत जो वर्ड है, भारत बोलते हैं ना हमारे इंडिया को, तो ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ में जितने भी पीपल्स रहते हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है भारत, ठीक है। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद में भी इसको मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, ये क्या है, कॉम्पोजिशन है बहुत साल पहले का, संस्कृत कॉम्पोजिशन है ऋग्वेद, ठीक है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, अब इसको कंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग
out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the especially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. सो देखो, बहुत सारा तरीका है पास्ट के बारे में पता लगाने का, जिसमें से एक क्या है कि हम बुक्स रीडिंग करके पता लगा सकते हैं पहले क्या क्या हुआ था, और भी चीज़ रीडिंग कर सकते हैं। तो उसमें से एक है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो देखो हैंड से लिखा जाता है पेड़ के पत्ते पे, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो पहले के ज़माने पे क्या करते थे ना, कुछ भी लिखना हो तो पेड़ के पत्ते पे लिख के तब देते थे, उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ से आया ये वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है मनु। मनु का मतलब होता है हैंड, हैंड से लिखा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस। तो पहाड़ के इलाकों में क्या होता है ना, पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे एक ट्री के बार्क से बार्क को और बर्च भी कहते हैं, उसको भी यूज़ करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर रिटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वेर डिस्ट्रॉयड बट मेनी। देखो यहाँ पे बना हुआ है ये, तो ये क्या है, ये बार्क पे ही लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है, ठीक है। have survived often preserved in temples and monasteries। देखो तो पहले जो ये सब यूज़ किया हुआ था ना ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो बहुत सारे इंसेक्ट ने खा लिया है इसको, क्योंकि बहुत हज़ार साल हो गया, तो ज़रूरी मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बचा रहे, तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को खा चुके हैं इंसेक्ट, जो कुछ बहुत बचा है वही यहाँ पे ही दिखाया गया, ठीक है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन, तो और जो बचा हुआ है ना वो टेम्पल्स में भी है, मोनेस्ट्रीज में भी है। दिस बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो भी बुक्स बनाया गया था लीफ से, तो जो भी लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये सिर्फ ना ये बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड है, रिलीजियस से, बिलीव्स मतलब जो भी बिलीव करते थे सब, और जितने भी सारे प्रैक्टिसेस किए हुए हैं, कैसे रहते थे राजा, क्या मेडिसिन यूज़ करते, साइंस वगैरह, ये सब के बारे में दिया हुआ है। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम, प्लेस, तो एपिक्स भी है बहुत सारा, पोएम्स है और भी बहुत कुछ। मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, एंड एपिक्स उसको बोलते हैं ना जो बहुत सारे पैराग्राफ्स में मतलब लिखा रहता है, ठीक है। मेनी ऑफ दिस वेयर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारा संस्कृत में लिखा हुआ, अदर्स वेयर इन प्राकृत। प्राकृत भी एक लैंग्वेज है, ज़्यादातर जो भी चीज़ें लिखा जाता था पहले वो सब प्राकृत लैंग्वेज में ही होता था, या फिर तमिल में। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, दिस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। समटाइम्स kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories on battle. देखो इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं, ये क्या होता है ना, बहुत हार्ड चीज़ पे लिखा रहता है, स्टोन पे लिखा रहता है, लिखा होता था। तो ज़्यादातर राजाओं को जो भी आज्ञा देना होता था या बोलना होता था, मैसेज पहुंचाना होता था, वो लोग इस पे ही लिख कर पहुँचाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एक्चुअली माई मोबाइल इज़ सो स्मार्ट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट स्मार्टफोन। मतलब मेरे को क्या पेज देखना और ये कौन सा दिखा रहा है, छोड़ो। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में यूज़ की गई है। दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो क्या क्या पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे, क्या रखते थे, कैसे रहते थे, इन सब के बारे में जो पढ़े उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, bag, clay, of metal. Objects that are made of hard, impressible substances usually survive for a long time. देखो अब आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो पिछले ज़माने में क्या क्या हुआ, कैसे लोग रहते थे, कौन से बिल्डिंग में रहते थे, क्या पहनते थे, क्या कब करते थे, इन सब के बारे में जो भी पढ़े उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इन लोगों का काम क्या होता है,
खोदना भी और उसके बाद उनको अच्छे से पहले की तरह रख देना, ठीक है। वो लोग क्या करते थे ना, ज़मीन में गड्ढा करके देखते थे कि मतलब पिछले ज़माने में लोग कैसे रहे। देखो, एक बिल्डिंग जब टूट जाता है तो क्या होता है, वहाँ दूसरा बिल्डिंग बनता है। तो जिस बिल्डिंग से वो मतलब पहले वाला जो बिल्डिंग बना हुआ वही मिट्टी से तो दोबारा वो टूट जाता है, तो वही मिट्टी से नया बिल्डिंग नहीं बनाते हैं ना। तो जो टूट जाता है बिल्डिंग, वो मिट्टी क्या होता है, दब जाता है ज़मीन में, ठीक है। दूसरा नया मिट्टी लाते हैं, बालू लाते हैं, ईंटा लाते हैं, तो उस नया बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ऐसे कर कर के क्या होता है, एक ही जगह पे 4-5 बार बिल्डिंग तोड़ तोड़ कर जितना ज़माना बदलते जाता है, नए नए बिल्डिंग्स को बनाते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस एरिया की ज़मीन को जब खोदेंगे तो कुछ साल पहले क्या हुआ वो पता चलेगा, और खोदेंगे तो उससे भी हज़ारों साल पहले क्या हुआ ये पता चलेगा। तो ऐसे करके ये लोग पता लगाते थे, जब नीचे से कुछ मिलता था तो समझ जाते थे कि ये लोग ये यूज़ करते थे पहले के ज़माने में। तो जो यूज़ करते थे वहाँ उन लोगों को क्या मिलता था, टूल्स, वेपन्स, मतलब औजार जो भी यूज़ करते थे, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, गहना वहना, कॉइन्स वॉइन्स, ये सब भी मिलता था, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किससे बना होता था, स्टोन या फिर बोन से, हड्डी से बना होता था। आज के ज़माने में स्टोन हड्डी से नहीं बनता है कुछ भी, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड से बनता है। पहले के ज़माने में वो सब उतना नहीं होता था, इसलिए इससे बनता था, और या फिर मिट्टी से बना होता था। आज के ज़माने में मिट्टी खोदने पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में ही सब लोग घाट वाट कर देख चुके हैं, तो हम लोग को माटी ही मिलेगा और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना, अब आप लोग पूछोगे कि इतना 1000 साल वाला चीज़ कैसे बचा रहेगा, तो जो नॉर्मल होता है ना, जैसे जो हार्ड चीज़ होता है, स्टोन का बना हुआ, पत्थर वाला चीज़, उस वो ना बहुत साल तक रहता है, वो ख़त्म नहीं होता जल्दी। पर नॉर्मल चीज़ जो है ना, वो ज़्यादा मिट्टी का बना हुआ, नॉर्मल मिट्टी का, तो वो वैसा वैसा चीज़ मतलब मिट्टी पूरा बनकर खराब बर्बाद हो जाता है, तो वो दोबारा नहीं मिल सकता है। तो जो चीज़ मिलता था जैसे स्टोन का बना हुआ वेपन्स, टूल्स, तो ये सब थोड़ी ना ख़राब होगा, ये रहता ही है। तो ये मिला था तब इन लोगों को पता चला कि पहले ये सब यूज़ किया जाता था। देखो पिक्चर्स में, ठीक है। साइड में जो लिखा है इसको भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड wait and old inscriptions, this inscription dates about 2250 years ago and was found, देखो कंदहर में ये पाया गया है, ये इंस्क्रिप्शन, जिसको आज पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, पहले कंदहर बोलते थे। इट वॉज रिटन ऑन ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोक। अशोक जो थे राजा, सॉरी रूलर, वो जो थे ना, उनके आज्ञा पे मतलब ये लिखा गया था, बनवाया, ठीक है। वेन वी राइट एनीथिंग यूज ए स्क्रिप्ट, हम लोग कुछ भी लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है, जैसे आपने टीवी में देखा है, किसी भी मूवी को बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है, जिसको पढ़ के वो लोग मूवी बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट पहले भी ऐसा हुआ करता था, बट मूवी बनाने के लिए नहीं, कोई भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए ऑफकोर्स लेटर चाहिए, जैसे आज ABCD अल्फ़ाबेट से, कॉन्सोनेंट से, वॉवल से, इससे बनता है। पर पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे जो लेटर्स और साइंस यूज़ किया जाता था, स्पेशली लाइन के लिए अलग वर्ड होता था, वो लोग वर्ड की जगह ना लाइन्स का साइन देते थे, मतलब ड्राइंग बनाते थे, तो ऐसा ऐसा यूज़ किया जाता था साइंस, तब वो लोग समझते थे क्या लिखा है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स होते थे, ज़्यादातर ग्रीक में होते थे या फिर एरेमिक में। ये जो नीचे देखो, नीचे जो लिखा है ये एरेमिक है, ऊपर जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, जो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता था इस एरिया में, ठीक है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स। तो चलो पेज, अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, पेज 6। यार ये देखो, ये पॉट बना हुआ है, बहुत पुराने ज़माने में ये बना था, और राइट वाले में कॉइन है, ये कॉइन यूज़ किया जाता था, ठीक है, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, वो बोन्स भी देखते थे एनिमल्स का, जिससे पता चले कि पहले ज़माने में लोग क्या बोन्स खाते थे, किससे यूज़ करते थे, टू फाइंड, और कौन सा एनिमल मतलब पालते थे, तो वो बोन से ही पता चलेगा ना। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म, ओके। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the inscription. तो वो जो
जो पास्ट को पढ़ते हैं उसको हिस्टोरियंस बोलते हैं और स्कॉलर्स, ओके। तो उन लोगों को भी बहुत सारा चीज़ चाहिए होता था, सोर्सेज, ताकि वो पास्ट के बारे में पता लगा सके। तो वो होता था इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट्स। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर as we reconstruct it bit by bit. So historians are archaeologists like detectives who use all the sources like clues to find out about the past. तो ये लोग डिटेक्टिव की तरह होते थे आर्कियोलॉजिस्ट, ये हर तरह का क्लूज खोजते रहते थे ताकि पता चल सके कि पहले क्या होता था। वन पास्ट और मेनी, एक पास्ट था या बहुत सारा। चलो, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट। पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट को प्लूरल में क्यों लिखा गया है, पास्ट तो एक ही है, तो प्लूरल वर्ड में क्यों यूज़ किया गया है हम समझते हैं, ठीक है। ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो, इसलिए मैं बोली थी कि पहले इस चैप्टर को रीडिंग कर लो तब ये वीडियो देखो, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो वर्ड्स नहीं, मैं जिसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ उसको मैं पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से एक भी लाइन में छोड़ नहीं रही हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो, पास्ट को प्लूरल में इसलिए लिखा गया ना, क्योंकि वो जो पास्ट है ना, एक ही टाइप के आदमी के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ है पास्ट। पास्ट हर अलग अलग तरह के लोगों के लिए है, ठीक है। जैसे राजा का लाइफ अलग होता था, राजा रानियों का लाइफ, किंग्स क्वींस का लाइफ अलग होता था, फार्मर्स का लाइफ अलग होता था। ज़रूरी तो नहीं जो राजा खाते थे वही फार्मर्स और हंटर्स और गैदरर्स भी खाते होंगे, नहीं। गैदरर्स का लाइफ कैसा था, उन लोगों को अपना खाना खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, हर सीज़न वाइज अपना प्लेस चेंज करना पड़ता था, और भूकंप आए, तूफान आए, तो ऐसे टाइम में उन लोगों को जगह चेंज करना पड़ता था, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन वहीं सेटल होना पड़ता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं होता था। पर किंग्स क्वींस के लिए क्यों पॉसिबल था, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा सा महल था जिसमें वो लोग रहते थे, तो उन लोगों के लिए ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। उन लोगों के पास खाना वाना सब कुछ रहता था, क्योंकि खाना लाने वाले लोग उनके पास रहते थे, स्लेव्स, जिसको दास एंड दासीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये सारा वर्क करते थे। तो दोनों का लाइफ अलग है, हर तरह के लोगों का लाइफ अलग है। हंटर्स मतलब जो एनिमल्स को मार के खाते हैं, और गैदरर्स जो फूड गैदर्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हंटर्स और गैदरर्स का भी लाइफ अलग था, फार्मर्स का भी लाइफ अलग होता था। फार्मर्स क्या है, अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो उगता है वो खाते हैं, तब तक दूसरे वाला उगता है तो उसको चलाते हैं। तो ऐसे करके सबका लाइफ अलग होता है। गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट फार्मर वही रह जाते हैं। कभी कभी फार्मर्स को भी अपनी जगह चेंज करना पड़ता है, जैसे कि किसी किसी एरिया में कुछ कुछ क्रॉप्स नहीं उगता है, तो हाँ, वो उस एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे थोड़ा रेनफॉल हो, ठीक है। ज़्यादा सूखा पड़ने से नहीं होता है क्रॉप्स ग्रो, पता है ना। तो ऐसे करके सबका लाइफ अलग है, इसलिए पास्ट को प्लूरल में यूज़ किया गया है, पास्ट, क्योंकि पास्ट एक ही आदमी का नहीं है, हर कोई का है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो मैंने बोला वही सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो एज ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो, हर कंट्री में हम लोग अलग अलग तरह का कस्टम्स यूज़ करते हैं, सेम नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पहन रहे वो दूसरे कंट्री में भी वही पहनेंगे, नहीं, हर जगह अलग होता है ड्रेस, ठीक है। For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. देखो, अंडमान आइलैंड्स में आज भी जो लोग रहते हैं ना, उन लोग को अपना खाना कहाँ से मिलता है, फिशिंग करके, मछली पकड़ के खाते हैं, हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को पकड़ते हैं, उससे होता है, या फिर फॉरेस्ट से जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब जंगल से जो मिलता है वो, जैसे पेड़ से, जंगल में पेड़ होता है तो पेड़ से फल मिलता है, लकड़ी मिलता है, तो उसको बेच कर, तो ऐसे करके वो लोग अपना लाइफ बनाते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अब सिटीज़ मतलब शहर में जो लोग रहते हैं, यानी हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वो जब फूड सप्लाई करेगा तो हम पैसे देकर खरीद कर उसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंसेस सच एज दिस एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसा ही डिफरेंस पास्ट में भी था, जैसे आज हम लोग का लाइफ बाकी कंट्री से अलग है, उस टाइम में भी ऐसा ही था, सब कंट्री में सेम नहीं होता है। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. तो हम लोग आज राजाओं के बारे में क्यों पता कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपना सारा रिकॉर्ड्स रखते थे, क्या किए क्या नहीं। बट ये लोग जो है ना, ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल्स, मीन्स नॉर्मल पीपल, जैसे हंटर्स, फिशिंग फॉक जो मछली पकड़ते थे, गैदरर्स, फार्मर्स, इन हर्डर्स, ये लोगों का कोई रिकॉर्ड्स नहीं रहता था, घर ही नहीं रहता था कि ये लोग रहें, तो रिकॉर्ड्स कहाँ से ये लोग रखेंगे। What do dates mean? If somebody ask you the date, डेट का मतलब क्या यहाँ बोल रहा है, ठीक है। कोई तुमसे डेट पूछेगा कि
ऐसा डे और मंथ बताओ, ईयर बताओ जहाँ जब ऐसा कुछ हुआ है। तो ये क्या है, दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जो है रिलीजन, इसकी फाउंडर कौन है, जीसस क्राइस्ट। तो जो भी है 2000 मीन्स होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी हुआ उसको हम लोग 2000 में यूज़ करते हैं। और जो ये 2000 के बाद जितना वर्ड है ना, ये सब होता है पहले का, उस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC। 2000 पहले के जितने भी वर्ड्स लेटर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। उस डेट के आप लोग देखना कि डेट उस ईयर के पहले BC लिखा होगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। बिफोर क्राइस्ट मीन्स बर्थ ऑफ जीसस, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस। वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी हुआ उसको हम लोग यूज़ करते हैं 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही डेट वेट समझाया हुआ है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। देखो BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट के पहले। देखो ये चार्ट अच्छे से पढ़ लो आप, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, डायरेक्ट समझा रही हूँ, ठीक है। AD होता है मतलब कि बिफोर डेट्स, एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी, ठीक है। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के टाइम में, इन दिस ईयर ऑफ द लॉर्ड। So 2005 can also be written as AD because it is after 2000. So whatever the dates after 2000, it is called Anno Domini, means the birth of at the time of birth of Jesus. और CE किसको बोलते हैं, CE की कब यूज़ किया जाता है AD और BC के जगह पे। सॉरी, CE इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ AD। CE AD के बदले यूज़ होता है और BC के पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट के पहले। तो C जो है ना वो कॉमन एरा बोला जाता है, उसको फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, ठीक है। वी यूज़ दिस टर्म मतलब क्रिश्चियंस एरा इज़ नाउ यूज्ड। अभी CE यूज़ किया जाता है, पहले BC यूज़ होता था किसी भी ईयर के पहले। सो फ्रॉम अबाउट 200 years ago, ओके। एंड समथिंग द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट। BP भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे, तो इसका मतलब अभी के पहले जितना हो उसको बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। तो ये देखो अब मैं क्या बोली थी, हर पहले के ज़माने में क्या है ना, ये आज होता है L फॉर लायन, M फॉर मंकी, ये सब वॉटेवर। तो पहले में ना ये ज़्यादातर साइंस यूज़ किया जाता था, साइन, लायन का साइन, किसी भी वर्ड को समझाने के लिए, ठीक है। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटन इन हार्ड सरफेस। हम लोग को पता है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ, जैसे कि स्टोन पे, ठीक है। तो मेनी ऑफ दिस वर रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। तो ये सब बहुत साल पहले लिखा गया था। ऑल स्क्रिप्शन कंटेंट बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो जितना भी इंस्क्रिप्शन है उसमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर कौन से लैंग्वेज में यूज़ होता था ये बोला मैंने आप लोगों को, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसीफेरमेंट। डेसीफेरमेंट एक वर्ड है जिससे ये यूज़ किया गया था। क्या है देखो समझे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफेरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स। देखो डेसीफेरमेंट ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया, इजिप्ट से आया। यहाँ पे जो कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ कुछ राजा और रानी रहते थे। रोसेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट में, इजिप्ट में। हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड। एक स्टोन पाया गया जहाँ जिसपे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, मतलब कुछ लिखा हुआ था। विच कंटेन इंस्क्रिप्शन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा था और स्क्रिप्ट भी अलग था। ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन, 2 इजिप्टियन लैंग्वेज था और एक था ग्रीक। स्कॉलर्स हु कुड रीड Greek figured out the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche। तो ग्रीक जो लोग थे ना वो लोग पढ़ के समझ गए वो क्या था, तो उनको पता चला राजा और रानी का नेम्स लिखा हुआ है। तो ये कार्टोज बोलकर एक फ्रेम है जिसमें ये अभी भी है। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइंस साइड बाई साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। तो वो लेटर्स के लिए अब हम लोग क्या किए ना, साइन वहाँ बना दिए ताकि पता चले कि कौन सा लेटर किसके लिए यूज़ किया जाता था। एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर L एंड अ बर्ड फॉर A एंड दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो ग्रीक के लोग जो थे वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी समझ पाते थे, पढ़ पाते थे। देखो भाई कीवर्ड्स जो है यहाँ पे देखो, ट्रैवलिंग आज हम समझे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्यों जाते थे ये समझ में। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है ये भी समझे। मैनु मीन्स हैंड से लिखा हुआ,
पाम ऑफ लीफ मतलब पत्ते पे लिखा हुआ होता है मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? स्टोन हार्ड सरफेस पे लिखा होता है। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? जो कि पास्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, डिटेक्टिव्स। हिस्टोरियन पता ही है, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आई एम नॉट हिस्टोरियन, ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सोर्स क्या है? मतलब वो जरिया जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता था। डेसिफरमेंट क्या है? एक बार और मैं कंप्लीट कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसिस, मेनी ऑफ दिस वर रिटन सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है बहुत साल पहले लिखा जाता था। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन साइंस, स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो इसी को डेसिफरमेंट बोलता है। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड और एज वेल एज स्क्रिप्ट, ऐसा लैंग्वेज जो जिसके साथ स्क्रिप्ट्स भी यूज़ किया गया है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टूड व्हाट वाज रिटन? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट किसको बोलते हैं? वो ऐसा प्रोसेस जिससे पता लगाया जा सके कि इसमें लिखा क्या है इंस्क्रिप्शन में। जैसे मैं बताई कि कौन से एनिमल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था, तो जैसे लायन के लिए एल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये जो वर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ दिया हुआ है। अब देखो भाई, बिना आँख बंद करके भी हम लोग अभी ये क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करना। ये नंबर 3 जो है ना, ये बस आप लोगों के माइंड को चेक करने के लिए है। तो ये सारा क्वेश्चंस ट्राई करना। अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ जाना, इसका आंसर मिल गया मतलब समझ जाना, चैप्टर पूरा समझ में आ गया। नहीं आया तो 3-4 बार इस वीडियो को देखना, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना पड़े दोबारा मुझे नहीं लगता, बट हाँ, रीडिंग करने के बाद एक बार ज़रूर सुन लेना, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जो भी समझाया अच्छा लगा हो। तो ये मेरा NCERTs का फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को लगे कि नहीं यार प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा लगता है, बट जब हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो समझ में आने लगता है सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो पहली बार में किसी को मतलब जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करना, पहले अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना, उसके बाद इसको करना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए, जो मतलब ज़्यादातर UPSC एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्योंकि NCERT अगर तुम पढ़ लोगे ना 6 से 12 तक, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा SSC कोई भी एग्ज़ाम के लिए। और ये जो पढ़ लिया ना 6 से लेकर 12 तक, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा CA सब्जेक्ट में, ठीक है। मतलब जनरल अवेयरनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो हो गया समझो 50% ये कवर कर लेगा NCERT। तो इसको आराम से अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद आप लोग वो ले सकते हो, वो बुक कौन सा आता है ना, लूसेंट का GK। देखो भाई, लूसेंट पढ़ने के लिए वो वही कर सकता है जो जिसका हिस्ट्री स्ट्रांग है, जिसको ये सब कुछ मतलब पहले से पता है। तो उसको करने के लिए मतलब ये कवर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ये कवर होने के बाद आपको लूसेंट की ज़रूरत पड़ेगी भी तो किसी किसी टॉपिक्स के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो इसको, इसका नोट्स बनाओ। मैं जो जिस लाइन को बार बार एक्सप्लेन कर रही थी उसका नोट्स ज़्यादा बनाना, ठीक है। जैसे ये कीवर्ड्स दिया हुआ है, इस पे तो ज़रूर बनाना नोट्स, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये होता क्या है, ठीक है। बस, और कुछ हो पूछना हो तो कमेंट करना, और कुछ जानना हो तो ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रेडी रहना, चैप्टर 2 के लिए। पर उसको गाइस, उसको करने के पहले रीडिंग मार कर आना, ताकि हम लोग समझ पाए, ठीक है। रीडिंग कर लेने से क्या होगा कि आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। तो अगर कुछ बुरा लगा हो या फिर कुछ समझ में नहीं आई, अगर मैंने कुछ गलत समझाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई हम सब इंसान है, गलती हो ही सकता है। मैं पढ़ा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बहुत बहुत आता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम्स ऑन दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। मेरा मुंह दर्द हो गया बता कर, प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ना तो गारंटी दे रही हूँ कि वीडियोस बनेगा ज़रूर, बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने अब सोचा है कि मैं NCERTs पे वीडियोस बनाऊँगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करना, और फर्स्ट वाले बटन को क्लिक करना मत भूलना, ठीक है, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपके चैनल्स पर पहुँच पाए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।